बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हैं अपने लेक्चर नंबर 16 के साथ, जो कि है इकनॉमिक लिबरलिज़म। जिस तरह कि आपको मालूम है कि लेक्चर नंबर 14 में हमने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को पढ़ा था, और उसमें हमने ये कहा था कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो आईआर में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम ग्लोबल पॉलिटिक्स का ग्लोबल इकोनॉमी पर और ग्लोबल इकोनॉमी का ग्लोबल पॉलिटिक्स पर असर को एनालाइज करते हैं। फिर उसमें हमने एक थीरी पढ़ी, उसमें बहुत सारी थीरीज़ हैं, लेकिन उसमें जो ब्रॉड थीरीज़ हैं वो इकोनॉमिक रियलिज़म है और इकोनॉमिक लिबरलिज़म है। पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 15 में हमने इकोनॉमिक रियलिज़म, जिसको हमने मर्केंटिलिज़म कहा था, उसके बारे में पढ़ा था। और उसमें हमने ये बताया था कि मर्केंटिलिज़म जो है वो एक ऐसी स्टेट सेंटर्ड एक इकोनॉमिक प्लान है, जिसमें हम ये कहते हैं कि रियासत को चाहिए कि वो वेल्थ को इंक्रीज़ करे, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पस पर ख़र्चा करे और ख़ुद को जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर सेव कर सकें। ठीक है। और उसमें प्रोटेक्शनिज़म की बात थी कि आप इंटरनल जो मार्केट है, आपका डोमेस्टिक जो मार्केट है, उसको आप एक्सटर्नल जो असर है उससे आप बचाएं, ताकि आपका वेल्थ जो है वो बाहर ना जाए और डोमेस्टिक जो मार्केट है उस पर वो असर ना करें। ठीक है। तो ये सारी बातें थी, वो लेक्चर नंबर 15 में बड़ी तफसील के साथ वहाँ पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इस वक्त हम इकोनॉमिक लिबरलिज़म के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक लिबरलिज़म को शुरू करने से पहले कि ये क्या चीज़ है, पहले हम लिबरलिज़म को समझते हैं। इब्तिदा में जब हमने इस सीरीज़ को शुरू किया था आईआर के हवाले से, तो उसमें हमने जो अप्रोचेस पढ़े थे, उसमें एक था रियलिज़म का और एक था लिबरलिज़म का अप्रोच। तो रियलिज़म में हमने ये पढ़ा था कि अ स्टेट शुड इंक्रीज़ इट्स पावर टू मेंटेन पीस इन इंटरनेशनल सिस्टम। उसमें हमने ये पढ़ा था कि स्टेट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन करे, ताकि वो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर पीस को मेंटेन रख सके। इसके अगेंस्ट जो था वो लिबरलिज़म था, जो ये कहते थे कि इंडिविजुअल्स जो हैं, यानी स्टेट के जो सिटीजन्स हैं, वो रेशनल हैं, मींस दे आर इंटेलिजेंट इनफ, वो बहुत ज़हीन है, वो जानवर नहीं है। जिस तरह रियलिज़म में हंस मार्गेंटो ने कहा था कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, तो लिबरलिज्म ने कहा कि वो एनिमल नहीं है, दे आर रेशनल बीइंग, दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर नॉट एनिमल, दे आर रेशनल। वो रेशनल हैं, वो सोच समझ रखते हैं, इसलिए देयर शुड बी कॉपरेशन अमॉन्ग देम, उनके दरमियान कॉपरेशन होनी चाहिए। जब उनके दरमियान कॉपरेशन होगी, उनके दरमियान ट्रेड होगा, तो तभी वो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो उनके दरमियान पीस भी होगा। तो लिबरलिज़म का जो फ़लसफ़ा था वो बेस्ड था फ्रीडम पर, कि हर रियासत को जो है वो आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो लिहाजा लिबरल जो अप्रोच है वो ये है कि रियासत के अंदर जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, जो सिटीजन्स रहते हैं, उनको फ्रीडम होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी लिबरलिज़म का जो कंसेप्ट है वो यूटिलाइज़ किया गया है, और इकोनॉमी में भी फ्रीडम को लाया गया है। और ये थीरी जो है वो मर्केंटलिस्ट थीरी के अगेंस्ट आई थी, जिसमें ये कहा गया कि रियासत के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्टर्स हैं, याद रखिए जब हम इकोनॉमी में और लिबरल इकोनॉमी, या इसको हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म कहते हैं, उसमें जब हम इंडिविजुअल्स को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स से मुराद प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फैक्ट्री के मालिकान होते हैं, जो फैक्ट्री होती है, जो उनके ओनर्स होते हैं, जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो किसी प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं वो, और जो कंज्यूमर्स होते हैं, यानी उस प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले या इस्तेमाल करने वाले जो होते हैं, वो मुराद लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो रेशनल हैं, वो अपना नफ़ा और नुकसान समझते हैं, एंड एवरीबडी वेदर ही इज़ प्रोड्यूसर और अ कंज्यूमर, दे शुड मैक्सिमाइज़ देयर प्रॉफिट, क्योंकि वो रैशनल है, वो इंटेलिजेंट है, और दोनों जो हैं वो अपने मफादात को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। इसलिए रियासत को चाहिए कि उनको छोड़ दें, ओपन मार्केट को रखें, इकोनॉमी को कंट्रोल ना करें, और जो एक्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको एक अथॉरिटी दे दें, ताकि वो ट्रेड करें, वो आपस में जो है वो ट्रेड रिलेशंस कायम करें। तो इसको उन्होंने नाम दिया लिबरल इकोनॉमी या इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टेट है
फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक प्रोड्यूसर को कहती है कि तुम फॉर एग्ज़ाम्पल फ़लाँ चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये क्या है? ये बेसिकली रियासत उस प्रोड्यूसर के फ्रीडम को कर्टेल कर रहा है, ठीक है? अगर एक रियासत एक कंज्यूमर को कहें कि भाई आपने फ़लाँ चीज़ नहीं ख़रीदनी, या आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स को कोई चीज़ चाहिए वो बाहर से इंपोर्ट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोड्यूसर है, एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है, उसमें किसी चीज़ की प्रोडक्शन होती है, लेकिन वो इंडस्ट्री में इतनी एफिशिएंसी नहीं है, वो अपनी कोई टेक्नोलॉजी, कोई चीज़ जो उस प्रोडक्शन में काम आती है वो बाहर दुनिया से इंपोर्ट करना चाहती है। अब रियासत उससे कहती है कि नहीं, तुम इंपोर्ट नहीं करोगे प्रोटेक्शनिज्म के तहत। तो अब ये क्या है? ये बेसिकली रियासत उस प्रोड्यूसर के फ्रीडम को कर्टेल कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ये लिबरलिज्म के ख़िलाफ़ है। लिबरलिज्म कहता है कि रियासत को उनके कामों में अमल दखल नहीं करना चाहिए, प्रोड्यूसर को भी छोड़ देना चाहिए अपनी मर्ज़ी पे, और कंज्यूमर्स को भी छोड़ देना चाहिए अपनी मर्ज़ी पे। तो ये इकनॉमिक मॉडल जो है ये इकनॉमिक लिबरलिज्म कहलाता है, और इसको जो पेश करने वाले हैं वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं और इनको इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है और समझा जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 में ये किताब उसने लिखी, और उसने ये मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट एक थ्योरी दी जिसको लिबरल इकोनॉमी उसने कहा। उसने कहा कि जो इकोनॉमी होती है किसी मुल्क की, वो तभी तरक्की कर सकती है जब वो ओपन ट्रेड हो, जब वो फ्री ट्रेड हो, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो। और वो इसको इस तरह बयान करते हैं कि वो कहते हैं कि जी देयर इज़ इन इनविजिबल हैंड दैट स्टीयर्स द इकोनॉमी वेल। यानी उसने कहा कि जो इकोनॉमी है उसको रन गवर्नमेंट नहीं कर सकती, उसको रन कौन करता है? उसको रन कहते हैं एक इनविजिबल हैंड करता है। अब इनविजिबल हैंड क्या है जिसको एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड बता रहा है? बेसिकली वो आवाम की वो चाहत है, वो डिमांड है किसी चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल कोक लव कोक देन पेप्सी। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग जो हैं वो कोक को ज़्यादा पसंद करते हैं, पेप्सी को कम पसंद करते हैं। तो ये क्या है? अब ये वाई पीपल लव कोक, वाई दे डोंट लव पेप्सी? तो nobody knows the reason, that what is the reason behind this love of coke of the people, that they why they love why they love coke more than Pepsi। तो ये इनविजिबल हैंड है, यानी अब लोग पसंद करते हैं, तो लोग पसंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की डिमांड में जो है वो इजाफा होगा, ठीक है। लोग जो हैं वो किस्म के कपड़े पहनते हैं, कैप्स पहनते हैं, हैट्स पहनते हैं, ठीक है। तो कोई इंडस्ट्री है वो चल रही है, लेकिन अचानक से लोग जो है वो हैट्स पहनना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उसकी डिमांड में कमी वाक़ई हो जाती है। तो बेसिकली ये जो डिमांड एंड सप्लाई का जो प्रिंसिपल है वो एक इनविजिबल हैंड उसको कंट्रोल कर रहा है। लोग किसी चीज़ को पसंद करने लगते हैं तो प्रोड्यूसर उसकी प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, लोग उसको छोड़ देते हैं तो प्रोडक्शन उसकी स्टॉप हो जाती है। तो बेसिकली ये जो इकोनॉमी है इसको स्टीयर कौन कर रहा है? एक इनविजिबल हैंड कर रहा है। ये कोई गवर्नमेंट, कोई शख्स नहीं कर रहा, बल्कि उसकी डिमांड होती है। जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई बढ़ जाती है, और इसी वजह से ही दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। ये कौन कह रहा है? ये एडम स्मिथ कह रहे हैं, लिबरल इकोनॉमी का जो फ़लसफ़ा है। तो जब उसने कहा कि जब रियासत जो है उसमें उसका कोई अमल दखल ही नहीं है, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड को स्टीयर कर रहे हैं एक इनविजिबल हैंड, तो अब रियासत को क्या चाहिए? कहते हैं रियासत नो नीड फॉर स्टेट रेगुलेशन। रियासत को चाहिए कि रेगुलेशन ना करें, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट ना करें प्रोड्यूसर की क्वालिटी या एफिशिएंसी को। अगर वो प्रोड्यूस कर सकता है तो अगर कोई कंज्यूमर किसी कीमत में किसी चीज़ को कंज्यूम कर सकता है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, ठीक है। तो इसको खुला छोड़ दें, ओपन ट्रेड को छोड़ दें। तो ये ओपन ट्रेड, ओपन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक सिस्टम में या इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में, ये जो है कहलाता है लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ठीक है। अब जो एडम स्मिथ ने बात की कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको एक इनविजिबल हैंड जो है वो रन कर रहा है और उसमें हुकूमत का कोई किरदार, स्टेट का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, तो इस कंसेप्ट को उसने नाम दिया लेज़ी-फेयर का। लेज़ी-फेयर एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है लेट देम डू, यानी लेट द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस व्हाट दे वांट टू प्रोड्यूस
and let the consumer consume to what they want to consume, what they want to buy, ठीक है। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्राइसेस को रेगुलेट ना करें, प्राइसेस को मुकर्रर ना करें। जिस भी कीमत में किसी प्रोड्यूसर ने कोई चीज़ प्रोड्यूस की, वो जिस भी कीमत में फ़रोख्त करना चाहें, उनको आज़ादी होनी चाहिए। इसी वजह से दुनिया का निज़ाम जो है वो चल। इस तरह हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म के फ़लसफ़े को समझ सकते हैं। जो एडम स्मिथ ने कहा वो 4 पॉइंट्स हैं जो आपके सामने हैं। पहले पॉइंट में वो कहता है कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टर्स आर रैशनल, यानी सबसे पहली बात वो इस अपने फ़लसफ़े के सबूत में वो कहते हैं कि चूँकि जो इकोनॉमिक एक्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो रैशनल हैं। यहाँ पर मैंने अर्ज़ किया कि इंडिविजुअल से मेरी मुराद प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं, चूँकि वो अपना नफ़ा और नुकसान समझ सकते हैं and they have the ability to maximize their profit, so वो रैशनल है। दूसरी बात वो कहते हैं कि जब वो रैशनल है तो स्टेट नीड नॉट टू रेगुलेट देयर एक्शंस बाय वे ऑफ टू मैनी लॉज। रियासत उनके एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट ना करें, किसी प्रोड्यूसर को ये ना कहें कि ये चीज़ प्रोड्यूस करो और ये ना करो, इसकी इतनी कीमत रखो, उसकी इतनी कीमत रखो। कंज्यूमर को ना कहें कि इतना ख़रीदो, इतना ना ख़रीदो, इस कीमत में ख़रीदो, या इंपोर्ट ना करो कोई चीज़। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो हुकूमत को नहीं करने चाहिए। तीसरे नंबर पर वो कहते हैं स्टेट शुड प्रोवाइड ओनली पब्लिक गुड्स एंड दस फैसिलिटेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्टेट को उस लिहाज से सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करना चाहिए इस एक्टिविटी को। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई लीगल मसले हैं, कोई जुडिशरी के मसाइल हैं, तो स्टेट को चाहिए कि वो सिर्फ फैसिलिटेट करें। यानी इस ट्रेड और बिज़नेस में स्टेट को सिर्फ जो किरदार अदा किया जाना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक मीडिएटर का होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर का होना चाहिए। बाकी रियासत को इस बिज़नेस के, इस काम से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। और चौथे नंबर पर जो बात की गई वो ये कही गई कि इकॉनमी शुड बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस, जिनको उन्होंने लेज़र फेयर का नाम दिया। यानी लेज़र फेयर प्रिंसिपल के तहत रियासत को चाहिए कि वो प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को अपना काम करने दे, जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया कि लेज़र फेयर का जो कंसेप्ट है, इसका जो मतलब है वो है लेट देम डू, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म का कंसेप्ट है। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि जब भी कोई आइडियोलॉजी आती है, कोई फ़लसफ़ा आता है, इस तरह की कोई प्लान आ जाता है कोई भी, तो उसमें इब्तिदा में वो ठीक लगता है, लेकिन बाद में जब वो प्रैक्टिस में आ जाता है तो उसमें ज़ाहिरी बात है कि वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ खामियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो लिबरलिज़म में भी जो खामियां थी वो आ गई बाद में। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ज़ाहिरी बात है कि जब आपने ये कहा कि प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर्स हैं वो रैशनल हैं और वो अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकते हैं, तो फिर हुकूमत का उसमें अगर कोई किरदार नहीं है, तो फिर क्या होता है कि इंसान जो है वो बाय नेचर जो है वो माइजरी है, वो ग्रीडी है। तो लिहाजा इस पैसे की लालच में और ज़्यादा कमाने के चक्कर में बाज़ दफ़ा वो क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ करता है। बाज़ दफ़ा वो ऐसी चीज़ें अपनी प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है, कोई कंपनी का मालिक, कोई फैक्ट्री, कि जिससे एनवायरमेंटल इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपने किसी चीज़ की प्रोडक्शन में वो कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर सकता है जिससे माहौलियाती आलूदगी पैदा हो, ठीक है। अगर स्टेट का उसमें कोई किरदार ना हो तो फिर एनवायरमेंटल इश्यूज़ बन जाते हैं। या अगर रियासत कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, जो कोई कंपनी है, कोई प्रोड्यूसर है, कि जिससे हो सकता है कि उसको ख़रीदने की ताकत जो है वो हर किसी की ना हो, तो ज़ाहिरी बात है कि जो अमीर तबका होगा सोसाइटी का वो उसको ख़रीद सकेगा और जो गरीब तबका होगा वो उसे नहीं ख़रीद सकता। तो इससे क्या होगा कि इनइक्वालिटी आएगी सोसाइटी में, उससे पावर्टी आएगी। तो ये कुछ इश्यूज़ बाद में बन गए थे एडम स्मिथ के इस फ़लसफ़े में। और एडम स्मिथ ने अपने इस फ़लसफ़े में जब उसको बयान किया वेल्थ ऑफ नेशन में, उसमें ये मसले नहीं थे, उसने ये डिस्कस ही नहीं किए थे। तो एक नए मसाइल का सामना हमें करना पड़ा इकोनॉमिक सिस्टम में, यानी सोसाइटी के और ज्योग्राफी के बहुत से मसाइल, बहुत से लिबरल इकोनॉमी के वो नेगेटिव इम्प्लिकेशन सामने आ गए थे, जिसका जवाब लिबरलिज्म के पास नहीं था। तो जब ये सिचुएशन पैदा हुई तो उस सूरत में एज आ रिएक्शन हमारे पास सोशलिज्म और सोशल स्कूल ऑफ थॉट, सोशल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट जो है वो इमर्ज होता है। और ये वो थॉट है जो कहता है कि नहीं जी, लेज़र फेयर का कोई काम नहीं है,
हुकूमत को चाहिए कि तमाम के तमाम जितने भी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ हैं और जितने भी इस रियासत के बिजनेसेस हैं उनको अपनी तहवील में ले लिया जाए, नेशनलाइजेशन कर दी जाए, ताकि रियासत जो है वो चीज़ों को ख़ुद प्रोड्यूस करे, उसके रेट्स ख़ुद रेगुलेट करें और उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे सोसाइटी में, जिसको हमने सोशलिज्म का कहा। ठीक है, लेकिन इस दौरान न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि लिबरलिज्म में एक नई बात थी, और उन्होंने कहा कि नहीं जी, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो मतलब है कि पूरा फ़लसफ़ा लिबरलिज्म का तब्दील कर दें, बल्कि आपको चाहिए, न्यू लिबरलिज्म ने कहा कि सिर्फ ये चाहिए कि जो खामियां लिबरलिज्म में पाई जाती हैं सिर्फ उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और उसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है? न्यू लिबरलिज्म ने कहा कि उसको ऐसे एड्रेस किया जा सकता है कि हुकूमत को या स्टेट को ज़्यादा रोल दिया जाए, यानी लेज़िस फेयर जो है वो अगर ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा तो आप लेज़िस फेयर की जगह स्टेट को स्ट्रॉन्ग सिचुएशन दें, ताकि स्टेट जो है उन तमाम चीज़ों में कानून साजी करें और स्ट्रिक्ट कवानीन बनाएं जो कि एवरी आस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए ज़रूरी हों। ठीक है, पब्लिक गुड्स में हों। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट को चाहिए कि वो इंडस्ट्रियल लॉज बनाएं, स्टेट को चाहिए वो एनवायरमेंटल लॉज बनाएं, स्टेट को चाहिए कि वो ऐसे इक़दामात करें कि जिससे इनइक्वालिटी ख़त्म हो। तो इन मसाइल को हमने एड्रेस करना है, बजाय इसके कि आप पूरी की पूरी इकनॉमिक जो आइडियोलॉजी है उसको आप चेंज करें। तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि न्यू लिबरलिज्म और लिबरलिज्म एक ही चीज़ है, जिनका कंसेप्ट जो है वो इकनॉमिक ट्रेड है, फ्री ट्रेड है, ओपन मार्केट है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स है। वो सारी बातें न्यू लिबरलिज्म और लिबरलिज्म में एक तरह की हैं, लेकिन बुनियादी जो फ़र्क है वो ये है कि लिबरलिज्म में लेज़िस फेयर की बात की गई थी और हुकूमत को उसमें कोई, रियासत को उसमें कोई मतलब है कि इख्तियारात नहीं दिए गए थे। लेकिन न्यू लिबरलिज्म ने कहा कि ट्रेड में भी और बिजनेसेस में भी स्टेट को जो है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल होनी चाहिए, ताकि वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो रेगुलेट करें और इनको देखें। अगर कहीं पर कोई खामी पैदा होती है लिबरलिज्म के नतीजे में तो उनको दुरुस्त करें, कानून साजी के ज़रिए उसको ठीक कर दें। तो ये न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी हमें फिर एज अ रिएक्शन जो है, जब हमारी खामियां नज़र आने लगी लिबरलिज्म में, तो एज अ रिएक्शन न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को मिलता है। एक आखिरी टॉपिक हमारा जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, जिसको हम ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस भी कहते हैं। हम इनको एमएनसीज भी बोलते हैं, हम इनको टीएनसीज भी बोलते हैं। अब जिस तरह की मैंने बात की कि लिबरलिज्म का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो मर्केंटिलिज्म के अगेंस्ट आया था। मर्केंटिलिज्म में प्रोटेक्शनिज्म की बात की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि आप अपने डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको एक्सटर्नल मार्केट से बचा के रखें। तो वहाँ पर एमएनसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि वो अपना माल आपके मुल्क में नहीं बेच सकते। तो तब तो एमएनसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन जब लिबरलिज्म आया और लिबरलिज्म ने कहा कि भाई इंडिविजुअल्स को फ्री होना चाहिए, उनकी फ्रीडम हासिल होना चाहिए, तो फिर वहाँ एमएनसी का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। इस वक्त लिबरलिज्म में एमएनसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है और इस वक्त दुनिया एक ग्लोबल मार्केट बन चुकी है। बहुत से ऐसे बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं जो अराउंड द ग्लोब जो है वो काम कर रहे हैं। इस तरह इस ज़मन में आप देखें, जो मैंने मिसालें दी हैं, कोक है, मैकडोनल्ड्स हैं, टोयोटा है, होंडा है, VW है, हुंडई, सिमंस, बायर एट्सेट्रा, ये ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। पूरी दुनिया में ये वेल्थ और टेक्नोलॉजी को स्प्रेड कर रही हैं और पूरी दुनिया में वो जॉब्स को क्रिएट कर रही हैं। तो इनका बहुत बड़ा असर है और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ में इवन ख़रीदते हैं। तो हो सकता है कि कोई आप चीज़ ख़रीदो बाज़ार से, तो वो चीज़ जो है वो तकरीबन कुछ एक ही चीज़ होगी, लेकिन 5-6 कंपनियों की बनी हुई होगी जो 5-6 ममालिक में काम कर रही होगी। तो इस वक्त मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वो इतने वसी हो चुके हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, लोग इनकी बनाई हुई चीज़ों को ख़रीदते हैं और वो जो है पूरी दुनिया को अपनी उन्होंने तहवील में ले लिया है। इवन कि चाइना जो एक कम्युनिस्ट मुल्क है और बहुत ही ज़्यादा वो नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट एक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी, जिस तरह मैंने VW की बात की, तो VW जो वॉक्सवैगन्स है बेसिकली जर्मन कंपनी है जो टैक्सीज बनाती हैं, कार्स बनाती हैं। तो इनके 90% शंघाई में, चाइना का एक शहर है, वहाँ पर 90% टैक्सीज जो हैं वो VW के बनाए हुए हैं। इस तरह हुंडई का भी आप देखें, बीजिंग में सबसे ज़्यादा
उनके हैं, बिकॉज़ उनका प्लांट्स वहाँ पर है, वो वहाँ पर बनते हैं। तो इस वक्त जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उसने पूरी दुनिया को अपनी तहवील में ले लिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक लिबरलिज्म में। मैंने इस वक्त इस पे बात नहीं की कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म के क्या फ़वाइद, क्या नुकसानात हैं। ज़ाहिरी बात है, मैं ये नहीं कहता कि ये एक आइडियल इकोनॉमिक प्लान है, या मर्केंटलिज्म एक आइडियल था। वो आइडियल है या नहीं है उसके बारे में फिर बाद में बात की जा सकती है, जब उसका कंपैरिजन हम करें कि कौन सा अच्छा है, किसके नुकसानात ज़्यादा हैं, किसके फ़वाइद ज़्यादा हैं, वो अलग टॉपिक है। इस वक्त हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में या इंटरनेशनल रिलेशंस में या इकोनॉमिक्स में, वो हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म का असल में कॉन्सेप्ट क्या है। उम्मीद है अब लोगों को समझ आई हुई होगी। इसकी जो एक्टिविटी है वो बड़ी सिंपल है, वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ये हमारा इस लेक्चर की एक्टिविटी है, और उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हद तक समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।